Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. चैप्टर 2 गाइटन से हम कर रहे हैं और आज फिजियोलॉजी के इस चैप्टर की जो हेडिंग हमने डिस्कस करनी है वो फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द सेल और साथ में टुवर्ड्स द एंड वी विल आल्सो ब्रीफली टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट सेल्स ऑफ योर बॉडी एक्चुअली मूव, क्योंकि सेल्स में मूवमेंट भी होती है, दे आर नॉट ऑलवेज फिक्स. सो लेट अस स्टार्ट सम फंक्शनल सिस्टम्स. तो सेल हमारे जो हैं उसमें डिफरेंट वो कहते हैं ना आमदोरफ्त का मतलब ये है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं. अगर ये सेल है तो इसमें चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं. सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिसमें से पहली है एंडोसाइटोसिस विच इज इंजेक्शन बाय द सेल. If a cell is to live and grow and reproduce, it must obtain nutrients and so many other substances from the surrounding fluid. यानी अगर ये सेल है और इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में ग्लूकोज हो सकता है, इसमें सोडियम हो सकता है एंड वॉट नॉट. सो चीज़ें हैज़ टू बी टेकन इन और ये अंदर लेने का जो प्रोसेस है यूजुअली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ आके अटैच होगा रिसेप्टर पे विद द यूज ऑफ एनर्जी इट गेट्स इन. सो ये हम ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में ऑलरेडी ये वीडियोस मेरी अपलोडेड हैं, तो देखिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फिर डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स सिंपल मॉलिक्यूलर मूवमेंट. ये एक मैकेनिज्म है जिसमें फ्रॉम द हायर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट चीजें मूव करती हैं. सो इफ दिस इज अ सेल एंड वी हैव सोडियम हियर एंड इट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, सो इट सिंपली मूव्स डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. Then active transport आपको पता है कि it is actually carrying a substance through the membrane by a physical protein structure, and these active transport mechanisms are so important to the cell कि इस पे पूरा एक अलग से चैप्टर बताया हुआ है. Then large particles enter the cell by specialized function which is known as endocytosis. इसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल जो है वो फैगोसाइटोसिस, ये हम हर वक्त यूज भी कर रहे होते हैं कि दिस इज फॉर एग्जाम्पल अ सेल एंड इट सीज समथिंग जिसको इसे इंगल्फ करना है. इट कैन बी अ बैक्टीरियल प्रोडक्ट और समथिंग. What it does is, इस सेल के अंदर, if I use a different color now, it starts making pseudopodia and starts moving towards the, so this is the cell and moving now in this direction and ultimately engulfing it, making a vacuole. So this thing comes inside the cell. So जो ultimate picture है वो ये होगी कि सेल होगा and there will be a vacuole there. तो ये basically phagocytosis कर लिया. तो हमारी बॉडी के कई सेल्स ये काम करते हैं. Then there is a process called pinocytosis. So pinocytosis is for small particles and phagocytosis for bigger particles. Okay. So pinocytosis occurs continuously in the cell membrane of most the cells, especially rapid in some cells. For example, it occurs so rapidly in macrophages that about 3% of the total macrophage membrane is engulfed in the form of vesicle each minute. यानी जब ये सेल किसी पार्टिकल को इंगल्फ करता है तो पार्ट ऑफ इट्स मेम्ब्रेन फॉर्म्स द वैक्यूल. तो वगैरह बार बार ये मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल बना के सेल के अंदर आती है. इवन सो द पिनोसाइटिक वेसिकल्स आर सो स्मॉल, यूजुअली ओनली 100 to 200 nanometers in diameter, that most of them can be seen only with an electron microscope. So the size of these vesicles are very, very small. Pinocytosis is the only means whereby most large macromolecules such as proteins can enter the cell. In fact, the rate at which pinocytic vesicles form is usually enhanced when such macromolecules attach to the cell membrane. So point ये है कि जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बेसिकली प्रोटीन्स हैं वो या तो पिनोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर एंटर होती हैं या फैगो. अब इन दोनों में पिनोसाइटोसिस इज फॉर रिलेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज फॉर रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल्स. ओके. So these molecules usually attach to a specialized protein receptor and then there is a whole process जिससे पूरा vesicle बनता है और ये receptor जो है they are concentrated in small pit like surfaces. अभी एक diagram है जो मैं आपको दिखाता भी हूँ. These pits have special proteins found attached to them, clathrin pits, and then there are also actin and myosin filaments. So बाकायदा contraction का mechanism. So if you look at this diagram now, this explains whatever I was just reading, So here ये cell membrane है और इसमें there is a pit, एक गढ़ा सा है. So these molecules are attached here and they are clathrin coated on the inside, therefore they are called clathrin coated pits. और जब कुछ चीजें यहाँ अटैच होती हैं तो स्टार्ट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन वेजिनेशन इसे हम कहते हैं. देखिए मेम्ब्रेन किस तरह से इस तरह वेजिकल बना रहा है बिकॉज अंदर से न सिर्फ यहाँ पे क्लेथरिन कोटेड पिट्स हैं बट एक्टिन और मायोसिन भी हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. एंड अल्टीमेटली यू सी हाउ दीज मॉलिक्यूल्स विच वर सिटिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन
अब ये सेल मेम्ब्रेन पूरी जो अंदर चली गई एंड दे हैव नाउ मेड कंप्लीट वेसिकल, पूरा एक वैक्यूल बन गया है which contains क्लैथरिन on the outside but then it dissolves. So आखिर में ये एक वैक्यूल रह जाता है, इस वैक्यूल के अंदर ही तो जो चीजें सेल के बाहर थी अब वो इस जरिए से सेल के अंदर आ गई. So that is the process which is called endocytosis. Endocytosis का मतलब ये है किसी चीज को अपने अंदर हड़प कर लेना, अपने अंदर ले लेना. So ये चीजें यहाँ पड़ी थी, इनको अंदर ले लिया पूरा सेल ने, and this is endocytosis. अब अगर एंडोसाइटोसिस relatively smaller molecules की है, liquid molecules की है, तो it is called pinocytosis. If the molecules are relatively larger, that is called phagocytosis. Okay, so they are the same thing. और सब में obviously energy use होती है because it's a lot of work कि किसी चीज को इस तरह engulf किया जाए. So phagocytosis occurs in much the same way as the pinocytosis. But it involves larger particles. Only certain cells have this capacity, particularly the white blood cells. आपके जो neutrophils हैं, जो immune cells हैं, many of them have the capacity of phagocytosis. They can eat up bacteria and stuff. Okay, so look here is the same phenomena. These are big molecules. यहाँ पे एक पिट बनती है and then it gets vesicle, और वो vesicle जो है process होता है सेल में. Ultimately it can also be excreted out of the cell. Then phagocytosis is initiated when a particle such as bacteria or dead cell or any tissue debris binds with a receptor and then the receptor is internalized और ये पूरा vesicle बन जाता है. So it's the same story. ये इसके steps लिखे हुए हैं. The edges of the membrane come towards each other and then the phagocytic vesicle is formed. It's almost the same thing. There are contractile proteins and the whole thing which is present in the exterior comes in the interior in the form of a vesicle. So these are all simple stuff but important for you to remember. Okay, then lysosomal digest, ये important है. Pinocytic and phagocytic vesicles, जब एक दफा vesicle सेल के अंदर आ गया, so this is the cell for example and now this is the vesicle. अब ये pinocytosis से आया है या phagocytosis से आया है, what acts on it is the lysosome, क्योंकि वो अब इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करेगा. So almost immediately after the pinocytic vesicle appears inside the cell, one or more lysosome become attached to it. तो इस पे आके यहाँ lysosome अटैच हो जाते हैं और वो अपने एसिड वैसिड रिलीज करना शुरू करते हैं, डाइजेस्टिव वेसिकल, और ये यहाँ पे हाजमा शुरू हो जाता है. जो भी चीज अंदर आई थी उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो यू सी हियर इन दिस डायग्राम, ये वेसिकल बना और ये लाइसोसोम इसकी तरफ आ गए और अब ये इसको डाइजेस्ट करेंगे. The products of digestion are small molecules of substances such as amino acid, glucose, और ये फिर सेल के अंदर यूज हो जाती हैं चीजें और जो बच गया वो बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, by the process called exocytosis. तो अंदर सेल के आने का प्रोसेस था एंडोसाइटोसिस और जो बाहर निकल रहा है इसका प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, thus the pinocytic and the phagocytic vesicles containing the lysosomes can be called the digestive organs of the cell, क्योंकि इनमें डाइजेशन हो रही है ना, बाहर से जो भी पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं वो यहाँ इस लेवल पे आके डाइजेस्ट होते हैं and the process of digestion is facilitated by attachment of the lysosome. Lysosomes and regression of tissues and autolysis, this is important. अगर ये जो lysosome है देखें, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ केमिकल्स, इसमें एसिड्स हैं और बहुत सारे केमिकल्स हैं. अगर ये केमिकल्स लीक हो जाते हैं, ऐसे बाहर निकल जाते हैं, तो सेल की अपनी जो प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी. इसीलिए हम लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग. इट्स अ डेंजरस बैग. अगर वो यहाँ खुल गया तो पूरा सेल डैमेज हो सकता है. सो टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफन रिग्रेस टू अ स्मॉलर साइज. फॉर एग्जांपल, this regression occur in uterus after pregnancy, in muscles during long periods of inactivity, mammary glands at the end of lactation. और ये जो regression of size है उसके पीछे होते हैं हमारे lysosome, because they rupture, they start digesting the proteins around, and the size of the muscle or the tissue or the mammary gland जिसके अब हम जिक्र कर रहे हैं वो size कम हो जाता है. Another special role of lysosome is the removal of the damaged cells or damaged portions of the cell from the tissues. Damage to the cell caused by heat, cold, trauma. Cell एक दफा dead हो गया. Then what happens कि जो lysosome है वो अपने substances release करते हैं ताकि उस cell में autolytic pathway, यानी autolytic मतलब खुदकुशी का pathway, खुद ये आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं and they autolyze themselves. तो cell becomes autolyzed. The lysosome also contain bactericidal agents and they can kill phagocytosed bacteria. These agents include the following: lysozyme, lysoferrin, acid pH. So ये तमाम वो हथियार हैं जिनसे लाइसोसोम अगर कोई बैक्टीरिया इंगल्फ किया है एंडोसाइटोसिस के जरिए तो उसको किल करता है, उसको हैंडल करता है. Then there is a phenomena called autophagy. Lysosome play a key role in the process called autophagy, which literally means to eat oneself, खुद को खा लेना. Autophagy is a housekeeping process whereby obsolete organelles and large protein aggregates are degraded within the cell.
और इस तरह जो वैक्यूल बनता है उसे हम नाम देते हैं ऑटोफेगोसोम। यानी अगर ये एक सेल है, यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो पुराना हो गया है, अब इसे ख़त्म होना है, तो लाइसोसोम इसके नज़दीक आता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑटोफेजी। Once inside the lysosome, the organelles are digested and nutrients are reused. Autophagy contributes to the routine turnover of the cytoplasmic components. It's a normal process happening in the cell. Okay, in liver cells, for example, the average mitochondrion normally has a lifespan of about only 10 days. After 10 days, it is destroyed by the lysosomes. Okay, so lysosomes are pretty important in terms of maintaining the normal turnover of the cell. So if we look at this diagram, for example, that shows autophagy processes. So what's happening here, these are the mitochondria, for example, they are taken up by, they're surrounded by a membrane. So autosome ban raha hai yahan pe, and now the lysosome attaches on this autosome. is ye jo dead ho rahe the mitochondria, pehle inke ird-gird ek membrane आई, एक ऑटोफेगोसोम बन गया, लाइसोसोम आके अटैच हो गया। अब लाइसोसोम अपने केमिकल्स रिलीज करेगा और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे विल बी डिग्रेडेड। सो दैट्स अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ऑटोफेजी। ओके, तो हम सेल की नॉर्मल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट एंडोसाइटोसिस, दिस इज व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि लाइसोसोम इस एंडोसाइटोसिस के जरिए जो भी चीज अंदर आई है उसको कैसे फिगर आउट करता है। Now the process that we have to talk about is the synthesis of cellular structures by endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. देखो आपके सेल में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं बाहर से नहीं लेके आता सेल में खुद जनरेट होते हैं, सेल में वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स जो आपके सेल में हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड देयरफॉर since they are made up of proteins, they are made in the ribosome and then processed in the endoplasmic reticulum and Golgi bodies. तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The extensiveness of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus in secretory cell has already been emphasized, क्योंकि secretory cell जो हैं they will release protein, और प्रोटीन जहाँ बनेगा वहाँ तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। उस सेल में राइबोसोम बहुत ज़्यादा होंगे, उस सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, एंड ऑल्सो Golgi bodies. Okay? Most synthesis begin in the endoplasmic reticulum. The products formed here are then passed to the Golgi bodies for further processing. First, however, let us note that the specific products that are synthesized in a specific portion of the endoplasmic reticulum and Golgi bodies. Very important discussion coming up. प्रोटीन सिंथेसिस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होते हैं जिन पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, so they make proteins. Okay, and the ribosome extrude some of its synthesized protein molecule directly into the cytosol, but also extrude many more through the wall of the endoplasmic reticulum into the endoplasmic matrix. तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोटीन एंटर हो जाता है। Lipid synthesis by the smooth, so proteins are characteristically formed in the rough endoplasmic reticulum and lipids are formed characteristically in the smooth endoplasmic reticulum. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों हैं तो इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पर राइबोसोम है और एक पर राइबोसोम नहीं है। Okay? Then other function of the endoplasmic reticulum include provision of the enzymes that control glycogen breakdown, and so basically enzymes बना रहे हैं, enzymes भी proteins ही हैं। So by and large इनका काम है प्रोटीन बनाना और लिपिड्स बनाना। They also provide a vast number of enzymes that are capable of detoxifying substances such as drugs. So ultimately यहाँ पे भी enzyme formation की बात हो रही है। So अगर आप मुझसे पूछेंगे if I have to classify the function of endoplasmic reticulum, it is either protein formation. If it is rough endoplasmic reticulum, प्रोटीन में सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, structural proteins भी और enzyme proteins भी, सारी proteins. And the smooth endoplasmic reticulum makes up lipid. Okay? Then we have Golgi bodies. Although a major function of Golgi apparatus is to provide additional processing of the substances which are already formed in the endoplasmic reticulum. यानी endoplasmic reticulum में जो बन गया, बनने के बाद वो निकलता है और कहाँ जाता है Golgi bodies में for further processing. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए it can also synthesize certain carbohydrates. So carbohydrates can also be synthesized in Golgi bodies. This is especially true for formation of large polysaccharides which are bound with small amounts to proteins such as hyaluronic acid and chondroitin sulfate, which are very important parts of matrix formation within any tissue, and they are produced in the Golgi bodies. A few of the many functions of hyaluronic acid and chondroitin sulfate of the body are
They are major proteoglycans secreted in the glandular secretions. They are major component of the ground substance, यानी कि matrix formation. They are principal component of the organic component of bone as well as cartilage, and they're important in many other cellular activities such as cell migration, cell proliferation, etc. तो ये बहुत important function है Golgi bodies का. So Golgi bodies actually perform two functions if you ask me. Number one, they are very helpful in processing of those things which are actually produced in the endoplasmic reticulum, and number two, they themselves produce complex carbohydrates. Okay, तो ये आपको बातें याद रखनी है. And then processing क्या हो रही है, and we'll look at the diagram as well, which summarizes the major function of the endoplasmic reticulum and Golgi body and their crosstalk. As the substances are produced in endoplasmic reticulum, especially proteins, यानी rough endoplasmic reticulum में ये proteins बन रही हैं, they are transported through the tubule toward portion of the smooth endoplasmic reticulum and lie nearest to the Golgi body. So ultimately पूरे जुमले का मतलब ये है कि rough endoplasmic reticulum में प्रोटीन बनने के बाद कहाँ आ जाती हैं, Golgi body में. At this point, transport vesicles composed of small envelopes of smooth endoplasmic reticulum continually break off and they diffuse to the deepest layers of Golgi bodies, and inside these vesicles are synthesized protein. तो फिर यहाँ यही बात हो रही है कि जो proteins हैं they ultimately go to the Golgi bodies. So ये rough endoplasmic reticulum है, ये smooth endoplasmic reticulum है, protein synthesized here ultimately go to the Golgi bodies. These are the Golgi apparatus, and Golgi body में processing होती है, and then the vesicles are released for use outside the cell. So you see exocytosis के जरिए ये वेसिकल डायरेक्टली यहाँ से प्रोटीन निकल के डायरेक्टली सेल के बाहर नहीं निकल रहा. It goes through a chain of events, और वो events के भी हम बात कर रहे हैं. The transport vesicle instantly fuse with the Golgi apparatus and empty their contained substances into the Golgi bodies. Here additional carbohydrate moieties are added. This is what we call post-translational modifications. यानी एक दफ़ा प्रोटीन बन गई, उसके बाद अब जो भी चेंजेस हो रही हैं वो चेंजेस हो रही हैं इन द Golgi bodies. ठीक है. इस सब के बाद होता ये है कि these are then released and they go exterior to the cell. So the following example provide an idea of the timely processing. When a glandular cell is bathed with amino acids, newly formed protein molecules can be detected in the granule endoplasmic reticulum within 3 to 5 minutes. Within 20 minutes, newly formed proteins are already present in the Golgi body. So 3 से 5 मिनट में बनना शुरू हो गई, 20 मिनट में वो ट्रैवल कर गई Golgi apparatus में, और 1 से 2 घंटे में Golgi ने अपना काम खत्म कर दिया. And these proteins are then secreted out of the cell. यानी इस डायग्राम में अगर आप देखें, so if there are enough amino acids present, यहाँ पे 2-3 मिनट लगेंगे प्रोटीन बनाने में, फिर यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा लगेगा प्रोटीन को प्रोसेस होने में, और घंटे भर में प्रोटीन बाहर. ये टाइमलाइन है प्रोटीन प्रोसेसिंग की. ठीक है. Types of vesicles from the Golgi apparatus in a highly secretory cell, यानी एक ऐसा सेल जिसमें से बहुत सारी secretions निकल रही हैं, enzymes वगैरह. The vesicles formed by the Golgi apparatus are mainly secretory vesicles containing protein that are secreted through the surface of the cell membrane. इस तरह exocytosis के जरिए, the process of exocytosis. Exocytosis in most cases is stimulated by entry of calcium within. calcium अंदर, depolarization की वजह से calcium अंदर, protein के vesicles बाहर. Okay. Use of intracellular vesicles to replenish cellular membrane. Some intracellular vesicles formed by the Golgi bodies fuse with the cell membrane or with the membrane of the intracellular structures such as mitochondria and even the endoplasmic reticulum. This fusion increases the expanse of these membrane and replenish the membrane as they are used up. So point ये हो रहा है कि जो प्रोटीन यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वो सिर्फ सेल से बाहर जाकर के एंजाइम के तौर पे काम नहीं करता, बट दीज प्रोटीन्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द सेल. सो से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर कोई सेल वेयर एंड टियर हो रहा है तो वो प्रोटीन निकलेगी और यहाँ आके अपने आप को इंटीग्रेट कर देगी. सो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोटीन. सो द प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिप्लेनिशमेंट. जहाँ से यूज हो गया वहाँ जाके प्लास्टर कर दो, दोबारा से वो प्रोटीन यूज हो रही है वहाँ. ठीक. Then comes the mitochondria, which extract energy from the nutrients. The major powerhouse of your cell, it generates ATP, which is required for all the functions that you do. And therefore, you know that these mitochondrial discussions are going to be super important for us in the next few minutes. So please pay attention. The principal substance from which cells extract energy are basically oxygen, carbohydrates, because or even lipids and proteins can generate energy, but generally we utilize glucose. है ना? Similarly, proteins are converted into amino acids and fats, which are also converted to fatty acids. They can also be utilized for energy production, all happening in the cell and then mitochondria. Briefly, almost all these oxidative reactions occur inside the mitochondria.
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको हम कहते हैं, एंड ATP इज प्रोड्यूस्ड. ओके, ये ATP खाने में नहीं होता जो हम खाना खाते हैं. जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है. वो ग्लूकोज एक पूरे साइकिल से गुजर के ग्लाइकोलाइसिस से फिर क्रेब्स साइकिल से हमारा सेल बनाता है ATP. हमें कहीं से तैयार मिलती नहीं है ATP. ओके, सो ATP is a nucleoside compound. The nitrogenous base adenine is there, therefore it's called adenosine. For A, there is a pentose sugar ribose, then 3-phosphate, therefore triphosphate. The last two phosphates radicals are connected with the remainder of the molecule by high energy phosphate bonds, and this is where when they are broken down, एक phosphate bond निकलता है, energy release होती है, वो energy use होती है cell में. When ATP releases energy, a phosphoric radical is split away and adenosine diphosphate. So triphosphate से जब एक phosphate निकल जाएगा, it will become diphosphate. This energy release is used to energize many of the cell functions, and we know this is a very general thing, and therefore ATP is known as energy currency of your cell and of your body. Now there are so many chemical reactions, और ज़ाहिर है बायोकेमिस्ट्री में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के क्या स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल. बट जनरली अपॉन एंट्री इनटू द सेल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड बाय सो मेनी एंजाइम्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, and after glycolysis you ultimately get acetyl CoA enzyme which enters into Krebs cycle, और उस पूरे Krebs cycle से गुजरने के बाद you ultimately get energy. So ये cycle है कि ये एक सेल है, ग्लूकोज एंटर होगा, वो ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलाइसिस करेगा एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाकी के स्टेप्स होंगे एंड देन यू गेट ATP व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल. ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको ग्लूकोज लाजमी चाहिए या दूसरे सबस्ट्रेट्स, एंड देन यू आल्सो नीड ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द सेल बिकॉज ATP में प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में जो फाइनल स्टेप्स हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, उनके लिए ऑक्सीजन इज अ मस्ट. And then the details of the reactions are neither mentioned here nor is the topic right now. We will discuss that in biochemistry. Okay, and then we move on to the use of ATP for cellular function. यार इस पे मैं क्या ज़्यादा बताऊँ, आपको पता है हर सेल के काम के लिए ATP चाहिए. ट्रांसपोर्ट करने हो मॉलिक्यूल्स आगे पीछे ATP चाहिए, कोई भी सिंथेसिस करनी है किसी भी चीज़ की सेल के अंदर ATP चाहिए, मैकेनिकली सेल को मूव करना इधर से उधर ATP चाहिए. सो ATP इज़ द करेंसी ना, इसके बगैर कुछ नहीं, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता ना, तो इसी तरह ATP के बगैर सेल में कुछ नहीं होता. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to have ATP in the cells. ATP formation stops, life stops, there will be death. Okay, now that is all which we had to discuss in these headings, that ATP is important. You already know. In summary, ATP is readily available to release it. So powerhouse of the cell is the mitochondria, क्योंकि mitochondria ATP बना रहा है. जहाँ पैसा बनेगा वो जगह बैंक है, तो हमारा एनर्जी का बैंक कौन है? mitochondria. With this, we have discussed and very generally some basic functions of the cell, endocytosis, energy production, and now we talk about कि मूवमेंट क्या क्या होती है. देखो आपके कुछ सेल्स हैं बॉडी के जो मूव करते हैं. सो फॉर एग्जांपल स्पर्म की मैं एग्जांपल दे देता हूँ. स्पर्म के पास फ्लैजिला है एंड इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला फ्रॉम द वजाइना सर्विक्स अप टू द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन. आपके WBCs हैं वो ऐसे अमीबा की तरह मूव करते हैं सूडोपोडिया बना के. सो इसी तरह आपके जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में देयर आर सीलिया, और ये सीलिया बीट करता है ताकि म्यूकस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे. सो देयर आर मूवमेंट इन योर सेल्स. ठीक है, वो मूवमेंट अभी हमें डिस्कस करनी है. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट एंड सीलियरी मूवमेंट. Amoeba movement is a crawling movement just like an amoeba and it helps with, अगर ये एक सेल है और इसको यहाँ कोई चीज़ दिख गई मज़ेदार खाने के लिए तो ये ऐसे आगे इस तरह सूडोपोडिया बनाएगा और इसको घेरेगा. तो ये जो सूडोपोडिया है these are false feet और ये अमीबा में बनते हैं. therefore these movements are called amoeboid movements. okay, and इसका मैकेनिज्म क्या है? ऑब्वियसली बेसिकली होता ये है कि जब कभी सूडोपोडिया बनना होता है, सो देयर हैज़ टू बी ए स्टिमुलस फर्स्ट. सो स्टिमुलस होगा कोई, उस स्टिमुलस से देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड देन बिकॉज ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्शन एक तरफ से और दूसरी तरफ से सेल मेम्ब्रेन प्रोट्रूड करती है एंड देन प्रोट्रूजन बेसिकली मेक्स द सूडोपोडिया. Okay, and both of them are, and the formation of pseudopodia is absolutely essential for this movement. होता ये है कि if we look at this diagram to 17, then we will have an idea that what actually we are talking about, the basics of so this diagram. For example, you see that is the movement of the cell by making a foot process. तो ये जो foot process बन रहा है इसको हम नाम देते हैं pseudopodia.
ओके, सूडोपोडिया, वर्ड पोडिया का मतलब होता है पाँव और सूडो का मतलब होता है फॉल्स. So basically this results from the continual formation of new cell membrane at the leading edge of the pseudopodium and continual absorption of the membrane in the mid. तो ये ऐसे जो movement है वो continuous formation of membrane से हो रही है. Two other factors that are also essential for forward movement of the cell. The first is the attachment of the pseudopodium to the surrounding tissue so that it can be fixed there. This attachment is caused by the receptor interaction. So if you look at the diagram, so there has to be something जिस पर ये attach हो और अपनी नई membrane formation करे. तो ये जो something है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पर ये सेल अटैच करेगा और अपने आप को खींच के लंबा करेगा. At the opposite end, the receptor pulls away, so that's not something that is important at the moment. The second essential effect of locomotion is to provide the energy, और वो energy ज़ाहिर चाहिए ना, movement हो रही है, प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो एनर्जी एक्टिन, मायोसिन, ये पूरी कॉन्ट्रैक्शन है. आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप चल सकते हैं ना, वरना आपकी मूवमेंट नहीं है. बिल्कुल इसी तरह सेल में मूवमेंट के लिए, मेम्ब्रेन के आगे बढ़ने के लिए देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड एंड दीज आर द वंस, एक्टिन, मायोसिन, एंड दे यूज एटीपी. कौन कौन से सेल में ये मूवमेंट होती है? पर्टिकुलरली WBCs, बिकॉज इनको टिश्यू मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, इनको इंगल्फ करना होता है, इनको एंडोसाइटोसिस करनी होती है. यहाँ बैक्टीरिया पड़ा है, ये सेल पड़ा है, तो ये सेल मूव करके यहाँ जाएगा और इसको ऐसे खा लेगा, वैक्यूल बनाएगा. सो योर WBCs डू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, यू मस्ट नो. एंड कैंसर सेल्स भी मूव करते हैं बाय कैंसर. अगर ये ब्रेस्ट कैंसर है तो यहाँ से कुछ सेल निकल के मूव करके बोन में चले जाते हैं, कुछ ब्लड में चले जाते हैं, कुछ ब्रेन में चले जाते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट है कैंसर सेल की, दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टेसिस. ये कैंसर सेल भी अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, और इन अमीबॉइड मूवमेंट के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेंट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से कुछ प्रोडक्ट निकले हैं, तो ये जो आपका WBC है इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इन केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. द प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस, और जो इन्हें अट्रैक्ट करवा रहा है उसे हम कहते हैं कीमोटैक्टिक सब्सटेंस. ठीक है. इफ समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. इफ इट समटाइम्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इट्स कॉल्ड नेगेटिव कीमोटैक्सिस. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट्स. Then comes the other category of movement which is known as ciliary movement. It's obviously because of cilia. तो सीलिया जैसे पैरामीशियम पर होता है, दिस इज अ पैरामीशियम, दे हैव सीलिया. ये चप्पू की तरह है, ये पानी है और ये पानी में कश्ती है. अगर आप चप्पू मारेंगे और पानी को पुश करेंगे पीछे की तरफ, तो पानी पुश करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कश्ती को आगे की तरफ. इसी तरह कश्ती मूव करती है. तो सीलिया भी ऐसे मूव करते हैं. अगर सीलिया नीचे की तरफ मूव करेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूव करेंगे तो चीज़ की करंट बनता है बाकायदा. सो there are two types of cilia, motile and non-motile और primary cilia. हम इस डिस्कशन में नहीं जाते, but I just gave you the important concept. अब आपको ऑर्गन्स पता होने चाहिए कि हमारे यहाँ सीलिया किधर किधर है. सो वी हैव फॉर एग्जांपल fallopian ट्यूब के अंदर सीलिया हैं, जो अगर ये fallopian ट्यूब है और ये सीलिया है, दे कैन पुश दी ओवम इनटू आइदर डायरेक्शंस. ओके, इसी तरह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया है. बिल्कुल इसी तरह आपके स्पर्म में एक बड़ा सीलिया है विच इज कॉल्ड फ्लैजिला. तो यू शुड नो कि fallopian ट्यूब, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन तमाम जगहों पर ये सीलियरी मूवमेंट होती है. फिर सीलिया का अपना एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम 9+2 अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं, जो है डायग्राम में दिखाया है कि दैट फॉर एग्जांपल इज अ सेल, और ये पूरा सीलिया या फ्लैजिनम है. एंड इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन यू सी 9 प्लस डबलेट इन द सेक्शन. ये प्रोटीन के अरे है, प्रोटीन अरेंजमेंट है. सो 9 इन द पेरिफेरी कपल्स एंड 1 डबलेट इन द सेंटर. तो ये प्रोटीन अरेंजमेंट इस तरह से होती है हर सीलिया की. एंड फ्लैजिलम इज अ लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट इन स्पर्म. ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फ्लैजिला मूव ना करे तो स्पर्म मूव नहीं करेगा, ओवम तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एज वेल. ओके, so that's all about this. Then mechanism of ciliary movement is basically, although not all the aspect of the ciliary movement are known, what we are aware of is the following. First, the 9 double tubules and 2 single tubules are all linked together with one another by complex protein cross linkages, and the total complex is known as exoneme. ये जो मैंने आपको 9+2 अरेंजमेंट बताया ना, इस पूरी अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्सोनीमल अरेंजमेंट. सो ये जो एक्सोनीम है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ है ऑब्वियसली, एंड इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से पूरा सीलिया जो है ये आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन मूव करेगा. देन ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स ATP and appropriate condition for contraction. वो condition का मतलब है कि there should be some sort of depolarization wave, जो कि usually calcium की वजह से होती है.
Then there are some other factors which are very important. वो है presence of some other proteins which are such as dynein molecules which has ATPase activity, क्योंकि सबके लिए आपको ATP यूटिलाइज करना है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए एक और प्रोटीन है डाइनिन. तो ये सारा कुछ मिलजुल के सीलिया चप्पू की तरह, कश्ती की जो चप्पू होती है ना, उस तरह मूव करता है. देखें, इट्स अ फॉरवर्ड स्ट्रोक. सीलिया ये सारे इस तरफ मूव करेंगे and then they come back to the original position which is called backward stroke, and then they again move a forward stroke. अब डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया की बात, अगर आप स्पर्म की बात कर रहे हैं, इफ दिस इज अ स्पर्म फॉर एग्जांपल, सो इट विल मूव. अगर वो ऐसे मूव करके नीचे की तरफ पुश करेगा लिक्विड को, तो इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर आप ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो सीलिया है, यहाँ पे म्यूकस जमा है, तो अगर ये सारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऊपर ही की तरफ मूव करेगा. सो डिपेंड्स अपॉन आप किस एरिया की बात कर रहे हैं, सर्कमस्टांसिस क्या हैं, उस हिसाब से वहाँ मूवमेंट डिसाइड होगी. ओके. Non-motile cilia serve as sensory antenna. So very important point. हर cilia का काम ये नहीं है कि वो movement करे. There are some cilia which are actually there, but they are working as sensory organs. So they are non-motile and they are generally performing sensory activity. Okay, sensory antenna का इनको नाम दिया जाता है. बॉडी में कई जगहों पर ये होते हैं. There's so many places in the body where they are present. So that's an important annotation, by the way. बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता. They always think कि सीलिया का काम सिर्फ मूवमेंट है, ऐसा नहीं है. Okay? Right. Which coordinates cellular signaling pathway involved in chemical and mechanical sensations. In the kidney, for example, primary cilia are found in most epithelial cells of the tubule, projecting into the renal tubule lumen and acting as flow sensor. तो ये देखिए important काम है ना, सेंसर वाला. यहाँ ये यूरिन को मूव नहीं करवा रहे, बट सेंस कर रहे हैं. In response to fluid flow over the tubular epithelium, the primary cilia bend and cause flow-induced changes in intracellular calcium signaling. These signals, in turn, initiate multiple effects on the cells. Defect in the signaling by primary cilia in the renal tubular epithelium are thought to contribute to various disorders, including polycystic kidney disease. So, एक्चुअली बहुत सारा रोल ना अभी सीलिया का हमें पता है भी नहीं, बट आई मीन इफ सीलिया आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली दिस कैन हैपन. सो इसका मतलब ये है कि सीलियरी मूवमेंट नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग देन वी हैव अ पैथोलॉजी. ओके, सो ये कंप्लीट करता है हमारा डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 को. सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2. वी विल स्टार्ट अनदर फिजियो चैप्टर वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.